नमस्ते, जय धन्वंतरी। गर्भ विज्ञान के बाद आज हम प्रसवचर्या से शुरू करेंगे। तो अब प्रसव होने की तैयारी होती है तो कौमारभ्रूत्यम नाम का तंत्र की शुरुआत हो जाती है। वस्तुगत या गर्भावस्था भी कौमार तंत्रम के अंतर्गत आती है, लेकिन ज्यादा विषय उसके प्रसव होने के बाद बालचर्या के होते हैं। तो आज हम कुमार तंत्रम कौमारभ्रूत्यम के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद के 8 अंग है। 8 अंग में से सबसे महत्व का अंग जो कहा जाता है उसका नाम है कौमारभ्रूत्यम। बालकों की परिचर्या का एक तंत्र, जिसमें व्यवस्थित रूप से बालकों के परिचर्या का, बालकों के रोगों का, बालकों के रोगों के कारण का और उसके निवारण का, उसकी औषधियों का, आहार विहार का वर्णन किया गया है। अब कौमारभ्रूत्यम का तंत्र ऐसे तो वेद से लेकर अब तक किसी ना किसी रूप में जीवंत रहा है, लेकिन उसको एक अलग रूप से तंत्र को विकसित किया, अलग से उसको उसका कंपाइलेशन किया, अलग से उसको ग्रथित किया, संकलित किया। उसका श्रेय मुनि काश्यप को जाता है। काश्यप मुनि उसके उपदेष्टा है। काश्यप नाम से 2-3 ऋषि हो गए हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऋषि है वो यही काश्यप मुनि है। वो ये तंत्र के उपदेष्टा है। उपदेष्टा अर्थात उपदेश करने वाले। अब जो उसका उपदेश सुनकर उसके बाद उसको तंत्र के रूप में लिखित करते हैं, उसको संस्कर्ता कहा जाता है, तंत्रकर्ता कहा जाता है। उसका नाम है वृद्ध जीवक। इसके लिए आज काश्यप संहिता का नाम वृद्ध जीवकीय तंत्र है। वृद्ध जीवक ने उसको तंत्र में रूपांतरित किया, तंत्र में लिखा उसको। अर्थात उपदेष्टा काश्यप मुनि और उसके जो संस्कर्ता है अथवा तो उसको संकलित करने वाले हैं वो है वृद्ध जीवक। वृद्ध जीवक ने ये पूरा के पूरे तंत्र को संकलित किया। बालकों को सबसे पहले भारत ने पहचाना। भारत के ऋषि मुनियों ने दिव्य ज्ञान से ये देखा बालक के पास कौन सी शक्ति है, बालक को कौन से रोग हो सकते हैं और उसके उपाय किस वनस्पति से, किस मंत्र से, किस औषधि किए जाते हैं। तो ये वृद्ध जीवक ने वो तंत्र लिखा। वृद्ध जीवक के बाद में भारत पर विभिन्न आक्रमण हुए। उसका पूरा का पूरा इतिहास हमारे पास ग्रथित है। यथार्थ इतिहास के सेशन में हम उसकी बात भी बताते हैं। अब वो आक्रमण हुए तो ये खंडित हो गया। कहीं कुछ खंडित हुआ, कहीं कुछ खंडित हुआ। उसके बाद वात्स्य नाम के जो उसके वंशज आए, वात्स्य उसका नाम है, उन्होंने ये ग्रंथ को पुनः संकलित करने का, पुनर्जागृत करने का संकल्प लिया। तो अभी तो वो किसी के पास था नहीं। तो हमारे यहां माना जाता है देव, यक्ष, राक्षस, तो ऐसे अनेक प्रकार की योनियां हैं। उसमें यक्ष नाम की जो एक विभाग है वो इसका मानव जाति का उपकार करने के लिए बहुत सारे विद्याओं का वो ग्रहण कर लेती है और योग्य व्यक्ति को वो दे देती है। एक हम कह सकते हैं कि पिछली पीढ़ी और इस पीढ़ी के बीच में वो सेतु का काम करती है। तो वात्स्य नाम के ये ऋषि ने जो उसको प्रतिसंस्कार करना था उसमें अनायास नाम के यक्ष को प्रसन्न किया। अनायास नाम का जो यक्ष था उसको ये काश्यप संहिता का पूरा तंत्र पता था, जो बाद में उपलब्ध नहीं था। तो जो उपलब्ध नहीं था उसको अनायास नाम के यक्ष से वात्स्य ने लिया और बाद में वात्स्य ने उसका खील भाग जोड़ दिया उसमें। काश्यप संहिता मूल में 120 अध्याय की है। उसमें बहुत सारे खंडित पाठ है। वो खंडित पाठों को गुरुजी ने पूर्ण किया है। कितनी कठिन बात है श्लोक को पूर्ण करना और यथारूप से पूर्ण करना। वो आप देखेंगे कभी एक श्लोकों की पूर्ति करके तो आपको वो पता चलेगा। उसमें दार्शनिक सिद्धांत बहुत ही आने चाहिए। उसमें केवल 2-4 पेज पढ़कर वो करने जैसी बात नहीं है। वो 2-4 केवल प्रयोग की बात नहीं है। तो पूज्य गुरुजी ने उसको जोड़ा है। अनेक श्लोकों में जो मिसिंग है
जो वो रहस्यमयी भाग जो लुप्त होया हुआ है उसको जोड़ा है। अब वात्स्य ने फिर खील स्थान के 80 अध्याय जोड़े, तो 120 अध्याय 8 स्थान के थे और उसके बाद 9वां खील स्थान हुआ तो उसके 80 अध्याय जुड़ गए, मिलकर 200 अध्याय हो गए काश्यप संहिता के। आज जो काश्यप संहिता मिल रही है उसके 200 अध्याय है, 120 और 80 ऐसे मिलाकर। तो ये काश्यप संहिता अभी आयुर्वेद का उपलब्ध हो ऐसा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ग्रंथ तो उससे पहले भी हुए थे, लेकिन अभी जो उपलब्ध है जो संहिता के रूप में, प्रामाणिक संहिता के रूप में, उसमें काश्यप संहिता प्राचीनतम ग्रंथ है। उसकी लिपि, उसकी विवरण की शैली, उसके प्रतिपादित विषय इतने गहन है कि एक ऋषि तुल्य व्यक्ति ही उसको समझ सकता है, ऋषि तुल्य व्यक्ति ही उसका अर्थ निकाल सकता है, ऋषि तुल्य व्यक्ति उसका अर्थ घटन कर सकता है। तो इससे वो समझ में आ जाए। और यदि ये काश्यप संहिता का कुमार तंत्रम यदि जीवंत हो गया तो बालकों के मैं मानता हूं कि 80% रोग विदाई ले लेंगे पृथ्वी ऊपर से। इतनी रहस्यमय बातें उसमें भरी हुई है। तो ये यही काश्यप संहिता में सुवर्ण प्राशन का वर्णन आया है जो मंत्र और औषधि से बनता है। पूज्य गुरु जी ने इसको उसी रीति से बनाया, इसके लिए उसका यथार्थ नामकरण दिया मंत्र औषधि। तो काश्यप संहिता की ये विधि को हम जानेंगे। काश्यप संहिता के बाल तंत्रम को, कुमार तंत्रम को, प्रसव तंत्र को हम जानेंगे। काश्यप संहिता को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने जो अनुभवों के आधार पर कुछ बातें लिखी है उसको हम मूल तक पहुंचकर, उसके रहस्य तक पहुंचकर उसका प्रायोगिक करेंगे तो हमारे हित की उसमें बातें हैं। हमारे शरीर की, मन की, चेतना के स्तर की उसमें बातें लिखी हुई है। तो हम एकाग्र होकर धीरे धीरे उसको समझने का प्रयत्न करेंगे और बालकों में वो अप्लाई करेंगे। थोड़ी छोटी छोटी बातें बालकों को हम उसकी सिखाएंगे तो भारत की भावी पीढ़ी तैयार होगी, संस्कारित होगी और भारत देश का गौरव पुनः वापस लाएगी। तो इसके लिए शुरुआत हमने की है काश्यप संहिता के परिचय से। तो अब काश्यप संहिता में क्या है वो हम आगे देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।